नमस्कार दोस्तों, हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेल्थ एंड केयर कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं शहर के किसी चिकित्सक से और आपसे बात कराते हैं किसी पद्धति के बारे में या किसी एक खास बीमारी के बारे में। आज हमारे स्टूडियो में जो डॉक्टर साहब मेहमान हमारे तशरीफ़ लाए हैं वो एक ऐसी पद्धति के बारे में आपको बताएंगे जो आपको, आपकी दिनचर्या को, आपके स्वास्थ्य को रोज के खान पान से ही संबंधित होगी और उस थेरेपी का एक जो गुण है वो खानदानी और बहुत ही पुरातन तरीके से वो अपना काम करते आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूनानी पद्धति पे। यूनानी पद्धति के लिए हमारे शहर के मशहूर हकीम खुर्शीद मुराद जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। खुर्शीद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। खुर्शीद जी, आपको यूनानी पद्धति विरासत में मिली और इस बदलते हुए माहौल में जहां एलोपैथ इतना ज़्यादा पांव जमा चुका है, आपने इस पद्धति को कैसे इतने सफल तरीके से चलाया? एक्चुअली ये यूनानी पद्धति खुद अपने अंदर इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इसको किसी आगे चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसको तो किसी कारणवश इसका जो एक पीरियड था जो इसके अंदर इसको तरक्की करनी चाहिए थी, रिसर्च होनी चाहिए थी, वो रिसर्च कुछ पीरियड्स में जैसे मुगल पीरियड के अंदर उसको रिसर्च ना होके एक रोग विशेष के ऊपर ही उसका कार्य करते रहे। उसकी वजह से मतलब इसके अंदर इतना इसका ऑब्जर्वेशन इतनी मेहनतों के बाद कहा है कि इसकी हर चीज़ इतनी ही अच्छी है जैसे कि आप एक रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर सारा है। तो इसको कोई ये मोहताज नहीं है कि इसके अंदर कोई आप तो ये तो खुद ही है। के बारे में हम सुनते हैं तो असल में खानदानी शफा खाने और यूनानी लोगों ने इसको सेक्स से ओरिएंटेड कर दिया है, सेक्स सिंबलाइज कर दिया है। आप बताएं कि यूनानी पद्धति जो है वो क्या हर तरह के मरीजों में मर्जों में काम करती है? देखिए, मैंने बताया ना कि ये तो एक मुगल पीरियड में एक बैक समझिए इसका काला अध्याय है। जी हाँ। एक्चुअली ये तो हर पद्धति मतलब हर तरह के मर्ज, हर तरह की उसकी कार्य निवारण है इसके अंदर। इसका ये नहीं है कि ये सेक्स है, इसको सेक्स में लाके और इसको बदनुमा बना दिया है। जी हाँ। इसका तो सबसे ज्यादा ये है कि ये दवाओं से हटके इसने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि भाई किसी तरह से आदमी दवाएं ना लेके, हमारे कहते हैं ग़िज़ाई दवाई, मतलब वो दवा नहीं है, आप डाइट ले रहे हैं और उसमें आपका ट्रीटमेंट भी होता चला जा रहा है। जी हाँ। मतलब वो आप दवा के नाम पे नहीं आ रहे हैं, मतलब वो ऐसी दवाई आपके अंदर काम कर रही है कि आप सुबह में उठे, आपने कुछ नहीं है चाय पी ली, तो उस जमाने में, आजकल चाय पीने, उस जमाने में तुलसी कलौंजी डाल के उन्होंने चाय पी ली, तो पूर्व भर की दिन में एनर्जी भी मिल जाती थी, थकान भी दूर हो जाती थी और एक दिनचर्या बनाए रखते थे उस जमाने में। जी, यूनानी में जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं वो किस किस्म की दवाइयाँ होती हैं? वो टोटली हर्बल मेडिसिन है। अच्छा। सारी की सारी हर्ब्स होती हैं और उन्हीं हर्ब्स को ही मिला के उनका एक फार्मूला बना के उसी के अकॉर्डिंगली फिर देते हैं। उनकी डोजेस बनाते हैं कि किस तरह से दी जाएगी डोज, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मैन टू मैन। हर्बल मेडिसिन जो है वो आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होती हैं। हकीमी और आयुर्वेद ये किस तरह से जुदा है? एक्चुअली हकीमी यूनानी पद्धति और आयुर्वेद पद्धति एक तरह से तो बराबर ही बराबर है, सिर्फ एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में फ़र्क है। हर मेडिसिन में इसमें क्या होता है कि इसमें 4 ग्रुप होते हैं मेडिसिन के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट ग्रुप में जितनी भी मेडिसिन हैं ये हर्बल आती हैं, सेकंड में जितने भी स्टोन्स हैं वो आते हैं, तीसरे में जितने भी क्लाइट सही आते हैं, चौथी में जाके जितनी मेटल्स की भस्म होती हैं ये आती है, सोना चांदी ये सब। एक्चुअली ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आता है, फोर्थ ग्रुप। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो फर्स्ट ग्रुप से करते हैं, मीन्स हर्बल मेडिसिन से। नॉर्मली पेशेंट उसी से ठीक हो जाता है और ये ठीक नहीं होता है तो बॉडी का रेजिस्टेंस इतना बढ़ा देता है कि आदमी खुद ब खुद फिर ठीक होने लगता है। फोर्थ ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब इन केस अगर हमने फोर्थ ग्रुप दे दिया, डायग्नोस आपकी गलत हो गई, पता लगा कोई मर्ज था, कोई मेडिसिन दे दी, तो एक तो उसको नुकसान पहुंचाएगी बहुत ज़्यादा, फिर उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा पैदा हो जाएगा कि वही दवाएं फेल हो जाएंगी उस। तो हम लोग फोर्थ ग्रुप को पहले उसमें नहीं लेते हैं। आयुर्वेद स्टार्ट ही उससे होता है, भस्म से। हम लोग भस्म को थोड़ा बात के लिए रख लेते हैं कि इन केस अगर ये मेडिसिन से नहीं हो पाया तब देते हैं उसके बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार बताइए कि ये नब्ज जो देखी जाती है जिसे हकीमी पद्धति में बहुत ज्यादा मौजूद समझा जाता है, क्या नब्ज पर हाथ रखते ही, उंगलियां रखते ही
पूरे शरीर का जो तंत्र है जी। वो समझ में आ सकता है? देखिए पूरा समझ में आ जाता है, काफ़ी समझ में आ जाता है। और इसके अंदर एलोपैथिक में भी पल्सेस हैं, रेडियल पल्स है, पकंजेस पल्स है, ये है। लेकिन क्या है कि उसके अंदर हमारे यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक सितार वादक है, हाथ रखता है तार पे, हर सुर निकाल लेता है, हर सुर का पता है उसे कि कहाँ से वो सुर निकलेगा। इसी तरह से ये पद्धति में भी पहले सितार सिखाया जाता था। अच्छा। इस नाड़ी ज्ञान से पहले सितार सिखाते थे, जी, जी। सितार के बाद ये नाड़ी ज्ञान आता था। अच्छा। अब ये कि वो आप जितना भी प्रैक्टिस मेकिंग परफेक्ट वाली बात है कि आप नहीं करेंगे तो उतना ही घट छूटता चला जाएगा। लेकिन ज्यादातर आप जो है अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसके अंदर आप मस्त बन सकते हैं। जिस तरह आयुर्वेद में 3 तरह से वो वात, पित्त और कफ, जी। ये उनका क्राइटेरिया होता जी। है किसी भी मर्ज को पहचानने का या उस पर दवाइयां लागू करने का, तो ऐसा कुछ यूनानी में भी है? नहीं, देखिए बेसिकली तो वो चारों चीजें हर जगह ही हैं। जी हाँ। ये के जितना भी है, भाई खून है, आपका पित्त है, ये सब इसी पे बेस पूरी की पूरी पैथी हमारे यहाँ भी जी है हाँ। और वहाँ भी है। जी हाँ। ये जो केमिकल्स हम लोग एलोपैथी में इस्तेमाल करते हैं या सब्सट्रैक्ट्स इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, क्या यूनानी में भी कॉम्बिनेशन इस तरह दिए जाते हैं कुछ? देखिए सारे कॉम्बिनेशन दिए जाते हैं। बेसिकली एक बात समझ लीजिए, जितने भी एल्कलाइड्स आ रहे हैं, ये जितने भी सॉल्ट्स आ रहे हैं, ये सब हर्ब से ही रहे हैं। जितने भी सॉल्ट आ रहे हैं आपके, ये सब वहीं से आ रहे हैं। सिर्फ क्या हो जाता है कि क्वांटिटी का और उनकी डोजेज का फर्क आ जाता है जी। कि हमें उसको डोजेज कितनी देनी है, उस हर्ब में उतनी डोजेज है उस सॉल्ट की या नहीं है, वो मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे कि रोल्फिया सरपेंटिना है, अब वो सॉल्ट को अलग निकाल के रोल्फिया दे देते हैं, हम लोग उसको धौल बिरवा करके डायरेक्ट बूटी दे देते हैं। अच्छा। अब चीज वही है, रोल्फिया सरपेंटिना है वही, लेकिन ये कि उसकी क्वांटिटी वहां पर ग्रीन्स में आ गई कि 200 मिलीग्राम है या 100 मिलीग्राम में दे रहे हैं। यहाँ हमें उस हर्ब में ये नहीं पता कि इसमें कितने मिलीग्राम है। तो यही मैंने आपसे कहा था कि वो रिसर्च जो होनी चाहिए तो वो उस टाइम में ना होके जी हाँ। दूसरी जगह चलेगी, तो उससे एग्जैक्ट हम लोगों को ये पता लगता है कि इस डिजीज के अंदर इतने मिलीग्राम से हमें देना है जी हाँ। और ये इसकी प्रॉपर डोज है। जी हाँ। अच्छा, इसमें आप लोग नब्ज के आधार पर ही देखते हैं या सिम्टम के आधार पर भी? बहुत सी इलाज करते चीजें हैं? सिम्टम से भी पता लगती हैं, बहुत सी तो ये है कि आप जब बैठे रहते हैं तो वैसे ही पता लग जाता है कि पेशेंट किस चीज का है। बहुत सी डिजीज आप खुद देख के बता देंगे, पेशेंट बताने लगता है। आधी चीज आप पल्स भी देख ली, उसने बताया, वो सारी कॉम्बिनेशन होके आप एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और वो ठीक जैसे है। आपके मरीज जो हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, आप बरेली से ही यूके है, लंदन है, सऊदी अरेबिया है और दुबई वगैरह है, वहाँ भी आपके पेशेंट्स हैं। तो इतनी दूर आप इलाज फिर मतलब सिम्टम्स के हिसाब से करते हैं या उन्हें दवाइयाँ भेजते हैं? नहीं, कभी कभी तो ये है कि वो अपना सिम्टम्स ही बता देते हैं, कभी कभी वो लोग आ जाते हैं, जी। आके आ गए, उन्होंने दिखा लिया सीरियस है। अब कोई ऐसा नहीं है उन्होंने जिसको हम लोग समझे कि भाई हाँ इनको दे सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आ रही है, तब तो दे देते हैं। अदरवाइज उनसे कहते हैं भाई आप आना चाहें तो आइए, फिर दिखाइए, वो करिए। तो हकीमी जो है ये खान पान के द्वारा ही पूरी आपकी लाइफ को, पूरी जीवन शैली को ही मर्यादित और उनको संतुलित कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर किसी व्यक्ति को जैसे ब्लड प्रेशर है जी, तो कैसे वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है बगैर दवाइयों के? देखिए सबसे पहला थी कि प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड बीपी। हम किसी तरह से वो प्रेशर को मेंटेन कर लें। अब जैसे सॉल्ट है वो प्रेशर बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, जी। हम सॉल्ट को कम कर लें, या हो सक पूरा ये कि हम लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लें अपना, जी। कि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं या ऑयली खा रहे हैं या हम ज़्यादा नॉन वेज ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम उसको कट डाउन करके हम टोटली वेजिटेबल हो जाएं तो बीपी वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। जी। जो नॉन हाइपरटेंसिव हैं जिनको के इन सब के बाद भी बीपी रहता है, तो हमारी पुरानी पद्धति में और उसमें ये था कि भाई काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा भी हुआ है कि भाई एक है कि किशमिश आप ले लीजिए, जैसे एक किशमिश आज आपने एक ली, एक जितना गुलाब ले लिया कि जिसमें भीग सके गुलाब जल में, गुलाब जल में, और एक प्याली में रख दिया, एक चार गुलाब जल में, एक जल में क्या जितना में भीग जाए वो, जी हाँ, और सुबह में एक स्टिक से जो टूथपिक जैसे उससे उठा के खा लिया। तो एक आज करिए, कल 2 करिए, परसों 3 करिए, ऐसे 21 दिन तक उसको बढ़ाते चले जाइए, 21 पे आ जाइए। अच्छा। फिर 21 से आप घटाना शुरू करिए, फिर 1 पे आ जाइए, 21 से फिर 20 पे आए, 19 आए, 18 आए, 17 आए, ऐसे करते करते 1 पे आ जाइए। जी। फिर 3-4 दिन का गैप देके फिर ये क्रम चलाइए। ऐसे 2-3 क्रम में
मतलब पहले क्रम में बीपी तो आपका नॉर्मल आ जाएगा, अच्छा बगैर किसी मेडिसिन के। अच्छा तो उसमें एकदम से तो अगर बीपी की मेडिसिन खा रहे हैं तो ना छोड़े, पहले बीपी की मेडिसिन भी लें, साथ में ये करते रहें। जैसे जैसे बीपी नॉर्मल आए, तो जैसे आप 100 की ले रहे हैं तो 50 पे आ जाइए, 50 से फिर 25 पर आ जाइए, फिर उसको ऑल्टरनेट करिए और फिर छोड़ दिए। तो काफी लोग हैं जिनका कि बिल्कुल बीपी नॉर्मल आ गया बगैर मेडिसिन के, तो ये बड़ा अच्छा वो है कि, और इससे सबसे बड़ा ये है कि जनरल बॉडी के बिल्डअप के लिए बहुत अच्छी है, मेमोरी बढ़ाती है, आप में वर्केबिलिटी बढ़ाती है। तो किशमिश का एक काम ये है, और दूसरे ये कि हम लोगों के यहाँ जो लिखा गया है उसमें ये है कि ये जितने ब्लॉकेज हैं हार्ट के उन सबको क्लियर कर देती है। अगर वेसल्स ब्लॉक है मतलब उन सबको ब्लॉकेज को दूर कर देती है। अच्छा, जैसे आप अपनी दवाइयों से इलाज करते हैं, लेकिन सर्जरी भी एक चीज़ है। जी। तो अगर गॉल ब्लैडर में या कहीं हमारे पथरी है या कोई और चीज़ हमारे शरीर में अपेंडिक्स है, तो इन सब का अब तक तो सर्जरी ही माना जाता है कि सर्जरी होती है। क्या बगैर सर्जरी के भी इसका इलाज हो सकता है हकीमी में? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गॉल ब्लैडर का तो क्योंकि उसका स्टोन गलते नहीं है, उसमें तो ये नॉर्मली ज़्यादातर सर्जरी ही हम लोग भी रेफर करते हैं। बहरहाल स्टोन्स जो हैं उनके अंदर ये वो मेडिसिन से निकल जाते हैं और उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत कम अगर कोई मेडिसिन वगैरह का स्टोन हो जो जिस पे दवा भी इफेक्ट नहीं करती, उसमें थोड़ा रहता है। वैसे आप समझिए 60-70% स्टोन्स तो वैसी दवाओं से पास आउट हो जाते हैं जी। अपेंडिक्स का भी ये है कि भाई बहुत दिनों तक तो एलोपैथी की गति थी, अपेंडिक्स एक वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। जी। हम लोगों ने कहा भाई नेचर ने कोई चीज़ वेस्ट तो बना ही नहीं है, इसको ये एक रिजर्वायर है कि कभी गैसेस बनी तो वो रिजर्वायर में चली गई ताकि इंटेस्टाइन बस्ट ना करे और फिर दोबारा से आ जाए। तो उसकी इन्फ्लेमेशन का नाम अपेंडिसाइटिस है। मतलब टिस एक वर्ड है लैटिन का, वो इंडिकेट करता है इन्फ्लेमेशन, जैसे अर्थराइटिस जोड़ों का वर्म, टॉन्सिलाइटिस जीभ का, मेनिंजाइटिस, मतलब जहाँ टिस लगा है वो दैट इंडिकेट्स ओनली इन्फ्लेमेशन। तो ऐसी अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन है, अगर कोई भी दवा ऐसी जो इन्फ्लेमेशन को घटा सके तो ये खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। वो तो इन केस अगर कोई वो पस पड़ गया है और बहुत परफोरेशन हो रहा है, उसमें बस्ट होने के चांसेस है, तब ज़्यादा अदर चाहिए कि वैसे अपेंडिक्स में कोई जरूरत नहीं है कि आप सर्जरी ही पे ही जी हाँ। अच्छा, अगर गर्भवती महिलाएं हैं, पुराने जमाने में तो जब सर्जरी इस तरह से नहीं थी तब नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी, या अगर कोई केस बिगड़ गया तब वो जच्चा बच्चा की डेथ भी सुनी जाती थी। लेकिन इधर तो ये फैशन आ गया है कि लगभग सर्जरी ही होती है, ऑपरेशन ही होते हैं। तो गर्भ की स्थिति में भी यूनानी पद्धतियां कुछ काम करती हैं कि बच्चे को क्योर करने में, बच्चे का हेल्थ में, उसकी वेल्थ में किस तरह से यूनानी काम करती है? देखिए, एक तो पहले का मैं बताऊं कि पहले की जितनी भी औरतें होती थी वो आधी डॉक्टर होती थी जी। उनकी बहू आई और उन्होंने बताना शुरू कर दिया आप प्रेग्नेंट हो गई, ये नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। उस जमाने में खाने पीने का इतना अच्छा वो था कि वो हर चीज़ का एंटीडोट उसके अंदर लगा रहता था कि आलू खा रहे तो आलू से गैसेस बनती हैं, तो उन्होंने मेथी के बगैर आलू मत पकाना, मेथी आलू होना चाहिए। कुछ और है तो उन्होंने कहा ये चीज़ इसके अंदर पालक है तो बगैर मेथी के मत पकाओ, अगर भसीड़ा खाना है तो पालक डालो ताकि डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। तो इस तरह से एक तो गर्भवती को ज़्यादा कोई परेशानी ना है। सेकंड, उन्हें ये सब पता था, इतना ऑब्जर्वेशन जो मैं हर बार कह रहा हूँ कितना करेक्ट था कि उस ज़माने में प्रेगनेंसी कभी जैसे आज सिजेरियंस हो रहे हैं उस समय में नहीं होते थे, क्योंकि उतना खान पीन का रेगुलेट किए हुए रहते थे कि वो कोई ऐसी, मेरे ख्याल से बड़ी बूढ़ियों को यही पता था कि क्या खाने से बच्चा गोरा होगा और क्या खाने से डिलीवरी आसानी से होगी। डॉक्टर साहब कुछ बताएं, यूनानी में ऐसी कोई चीजें हों जो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा गाइडलाइन मिले कि बच्चा गोरा होना, बच्चे की हाइट बड़ी होनी? देखिए, ऐसा है कि गोरा होने के लिए सबसे पहले देखिए, एक बार मैंने उसमें भी दिया था कि अगर मेमोरी बच्चे की बढ़ानी है तो जो नॉन वेज है उनके लिए कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मछली किसी तरह से खाते हैं तो वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। मेधावी छात्र जिन्हें कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर ये कि रंग गोरा करना है तो पहले के ज़माने में गुलकंद आता था, गुलाब की पत्ती को चीनी में डाली और धूप में रख दिया और उसका वो इमाम सा बन गया, वो खाया। तो वो अगर खा रहे हैं तो बच्चा का कलर बहुत ही फेयर होता है। सेकेंडली के मतलब वो लोग जिन्होंने काले काले लोग हैं, माँ बाप भी दोनों का रंग डार्क है, उन लोगों के यहाँ भी बच्चों का कलर बहुत फेयर हुआ। ऐसी अगर ये नारियल जी ले प्रेगनेंसी पीरियड में, कच्चा वाला जो गोला नारियल नहीं कच्चा, तो कच्चे नारियल का ये है कि एक तो आँख बहुत बड़ी करता है। अच्छा, आँख का साइज बड़ा होगा, आँख का साइज बड़ा हो जाता है। बाल
ब्लैक जेट ब्लैक होते हैं, और मतलब एक वो बच्चा अगर बुढ़ा भी होता रहेगा तो जल्दी सफेद नहीं होंगे। आप देखिए जितनी भी कोस्टल एरियाज हैं उन सब में आप नजर दौड़ाइए तो कहीं भी बाल जल्दी से आपको वो नहीं मिलेंगे। केरला वगैरह, केरला देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए तो बाल इतने बड़े लंबे, मछली ज्यादा खाते हैं तो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। बहुत शार्प माइंडेड। जी हाँ। इसी तरह से ये कि आप कलौंजी है शहद में डाल के अगर खाते रहे उससे बहुत जबरदस्त ये इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ। और गुलाब जल का तो खैर इतना जबरदस्त है कि वो इफेक्ट है कि गुलाब की पत्ती, एक तो ये कि जो लेडीज हैं उनका टेम्परामेंट उस वक्त क्योंकि हार्मोनल थोड़ा चेंजेस आती है, टेम्परामेंट थोड़ा सा वो हो जाता है, वो टेम्परामेंट को बहुत ही साफ करती है, बड़ा प्लीजेंट वो रहता है, खुश रहती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है, भूख अच्छी लगती है, और बच्चा तो उसका कलर इतना फेयर होता है, बिल्कुल पिंक जिसे कहते हैं बच्चे का होता है। लेकिन 3 मंथ्स उसको, लास्ट के 3 मंथ्स देना चाहिए तो उस वक्त बहुत अच्छा उनका वो भी रहता है। अच्छा, किन मर्जों में आप पर्सनली, आप अपनी राय में जो आप इतने साल से तजुर्बे भी करते आ रहे हैं, इलाज भी करते आ रहे हैं, किन मर्जों में आप सोचते हैं कि हकीमी का कोई जवाब नहीं है, अल्टीमेट है हकीमी? देखिए सबसे बड़ा लीवर के अंदर जॉइंटिस हो, हेपेटाइटिस हो, इन सब में तो यूनानी का है नहीं, यूनानी तो बहुत रिच है जी। आप ये देखिए पेट के जितने भी हैं, आप नॉर्मली देखिए पेट के पहले क्या होता था, भाई पेट का है हकीमी को दिखा दो, वैद्य को दिखा दो, क्योंकि अभी भी एलोपैथिक में क्या है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, हम लोग सिम्टम पे नहीं जाते हैं। एलोपैथिक में ये है कि भाई आपका पेट खराब है, जैसे कि सारी बीमारियां इंजाइमेटिक डिसऑर्डर से होती हैं। अब पेट के अंदर सारी एंजाइम खुद बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो इन प्रेजेंस ऑफ बाइल काम करते हैं, जैसे अमाइलेज है, लीपेज है, प्रोटीजेज है। इनका काम है जो फैट खा रहे हैं फैटी एसिड्स में बदल दे, प्रोटीन्स खा रहे हैं उसको पेप्टोन्स में बदल दो, और बाकी को ग्लिसरो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में बदल दे। मतलब ये एक लाइटर फॉर्म होकर नीचे आ गया, इंटेस्टाइन में लेई बन के चला जाता है, इसको कैलूस कहते हैं। वो कैलूस एब्जॉर्ब होकर फिर एक मेटाबॉलिज्म होता है, इससे ब्लड बनना। अब अगर ये नेचुरली हजम हो गया तो ब्लड बनाएगा, नहीं होगा तो प्यूरिफाइड होगा, तो प्यूरिफाइड होगा तो अल्टीमेटली गैस भी बनाएगा। तो गैस हल्की होती है, वोलेटाइल ऑलवेज गोस अपवर्ड, तो लगता है आदमी को घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है। तो नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं कि भाई एंजाइम्स काम नहीं कर रहे हैं, तुम ऊपर से एंजाइम खा लो, यून एंजाइम और ये एंजाइम। हम लोग कहते हैं क्यों आप एंजाइम खिला रहे हैं भाई, जब तक पेशेंट लेता रहेगा जब तक तो मतलब एज सून ही इज टेकिंग द मेडिसिन ही इज नॉर्मल, और जैसे एज सून ही स्टॉप द मेडिसिन वहीं का वहीं पहुंच जाता है, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो आप उसका खास हम क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं ताकि जो अंदर की एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाए, और ये सारा का सिस्टम जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो अपने आप ठीक हो जाए। तो उससे क्या होगा, परमानेंट ठीक हो जाता है फिर आदमी। उसमें ये नहीं कि आप मुस्तकिल एक हैंडीकैप हो गया कि आप दवा खा ही रहे। मोटापे को घटाने की भी कोई दवाई से या वो एक दिनचर्या वाली बात ओबेसिटी भी इस कदर हमारे देश में क्या विदेशों में इस कदर हो गई है कि ओबेसिटी एक बड़ी समस्या बन गई है हम लोगों के लिए। तो यूनानी में कोई ऐसी दवा है, देखिए बहुत एक्सरसाइज ही उसका आखिरी रेमेडी है? बहुत अच्छा है। देखिए एक सबसे बड़ा ये कि वेट 3-4 चीजों को अगर आप अपने कंट्रोल कर लीजिए तो वेट अपने आप कम हो जाता है जी। एक तो ये कि खाने से पहले आप 20 मिनट पहले पानी पी लीजिए, जितना चाहिए पीना है। खाने के इन बिटवीन आप पानी ना पीजिए, और खाने के 20 मिनट बाद पानी पीजिए, तो वेट बड़ी रैपिडली गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका नेचर का ये है कि उसको खाना जो है उसको पचने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए ही चाहिए। आप लुब्रिकेशन नहीं देंगे तो फैट जितनी भी है वो आप घुल के वो देगी, आपका फैट लेवल गिरता चला जाएगा। इसी तरह से पहले जमाने में क्योंकि घी बहुत खाते थे, क्या पीते थे जी जी। आप बहुत सी शादियों में देखिए कि वो शुक्राना कहते हैं, शकराना कि शक्कर पिसी हुई और उसमें घी डालते रहते थे, जब तक आप मना ना करें वो डालते ही रहते थे, और वो आदमी खाता था। तो आप सोचिए इतना घी खाना क्या पीने वाला आदमी, और वो फैटी नहीं होता था उस जमाने में। ना तो इतना ये होता था भाई उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और उसका ये हो गया और वो हो गया। एक चीज उस जमाने में वो लोग करते थे कि खमीरी रोटी खाते थे। खमीरी क्या है कि आटे को आप मार के रख दीजिए, रात का रखा हुआ सुबह खा लीजिए, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ये बताइए कि मार के फ्रिज में ना रख दें, आजकल तो औरतें 3 दिन का मार के रख देती हैं फ्रिज नहीं, असल में गर्मियों में अगर नीचे इस हिस्से में फ्रिज में रख लेंगे तब भी नहीं, क्योंकि बाहर रखने में वो खट्टा बहुत हो जाएगा जी। तो आप नीचे के हिस्से में रख सकते हैं, मतलब ऊपर वाली फर्मेंटेशन, उसमें स्लाइटली फर्मेंटेशन हो तो वो खमीरी रोटी जैसे पहले, खमीरी रोटी पहले क्या था हर घर में खाई ही जाती थी, उससे ना तो मोटे होते थे, और डिलीवरी के बाद तो नॉर्मली औरतें खाती ही थी। तो आप देखिए कितनी ही बच्चे हो जाते थे उस जमाने में। उस जमाने में लाइन होती थी 8 बच्चे 10 बच्चे, लेकिन किसी भी
माँ का पेट नहीं निकला हुआ होता था। लेकिन उस जमाने में चक्की, सब 2-2 पीपे घी पिलाया जाता था, पीपे उसको कैसे मेंटेन करते थे? यही सब इन लोगों ने इतना रेगुलेट कर रखा था हर चीज को कि ये चीज खाएंगे तो ऐसे खाएंगे, उसका एंटीडोट साथ करेंगे, उसका मतलब जिसे तोड़ कहते हैं वो तोड़ साथ में रहेगा। अब आप जैसे खमीरी रोटी है, मार के रख लीजिए, एक सुबह में खा लीजिए, सुबह का शाम में खा लीजिए, तो इसमें जितना भी ग्रो करता है ईस्ट और म्यूकर बैक्टीरिया, ये एंटी फैट लिपिड्स हैं, ये फैट को खत्म करते जाते हैं। मतलब और कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का समझ लीजिए 300 है, 15 दिन आप ये कर लीजिए और फिर आप चेक करा लीजिए तो एकदम 15 दिन में 100 तो गिर ही जाएगा। तो आप की दवा खाएं, उससे बढ़िया है कि आपने खमीरी रोटी कर ली। आप देखिए पुराने हम लोगों के यहाँ खासकर मुस्लिम में घी बहुत खाया जाता है, वो कोरमा कहते हैं, लेकिन तंदूरी रोटी साथ रहती है। तो आप कितना ही खा लीजिए कभी पेट नहीं फूलेगा, और आप उसको चपाती से तो खा के देख लीजिए, एकदम पेट भी फूल जाएगा और पेट खराब भी हो जाएगा। तो उसी को डाइजेस्ट करती है वो। तो इसी तरह सारे खाने डाइजेस्ट होते थे। तो जब हम हकीमी की बात करते हैं तो कुचलों और कुश्तों की दुनिया की कुछ बातें चलती हैं। ये कुचले और कुश्ते क्या होते हैं? कुचला तो एक तरह का सीड है जो पॉइजनस है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो बहुत बहुत पॉइजनस है, और इसको नक्स वोमिका भी कहते हैं, जिसका होम्योपैथिक में भी दवा आती है नक्स के नाम से। तो ये कुचला है जो कि कुत्ते के लिए तो बिल्कुल ही ऐसा है कि अगर छुआ दीजिए तो उसी में मर जाएगा। अच्छा। हाँ, तो कुचला है क्योंकि इतना पॉइजन उस जमाने में लोग पहले क्या होते थे कि इतना नशे वगैरह के लिए इसको वो करते थे, तो उसके कुचले को खा के पोटेंसी पैदा करने के लिए वो खाया करते थे। तो उसको पहले दूध में उबालते थे, उसका पानी निकाल देते थे, फिर किस तरह से उसको पूरा ग्लास फॉर्म में डाके जब उसका पॉइजन निकल जाता था पूरा दूध नीला होके काला होके, अच्छा। फिर वो उसको फॉर्म में बना के खाया करते और कुश्ता क्या चीज है? कुश्ता ये होता है कि जितने जो मैंने आपको बताया कि 4 ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, कि चांदी कुश्ता भस्म, कुश्ता इस भस्म। अच्छा। तो वो भस्म जैसे कि भाई चांदी की, सोने की, इन सब की भस्म में बनाते हैं ताकि वो कम क्वांटिटी में लें और इफेक्ट ज्यादा हो। जब हकीमी अपने शबाब पर थी तब कैंसर जैसी बीमारियां डायग्नोज नहीं हुई थी। अब कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां इतने चरम सीमा पर हैं, क्या हकीमी में कैंसर का भी इलाज है? देखिए खुद इतनी ज्यादा वो है कि पहले कहावत होती थी कि भाई 1 एपल इन ए डे कीप ए डॉक्टर अवे। आज वही रिसर्च बता रही है कि फोटोकेमिकल्स सबसे ज्यादा उसी में है, सब्जियों में सबसे ज्यादा है, और फोटोकेमिकल्स जितने भी हैं वो सब कैंसर को एंटी कैंसरस सेल्स हैं, मतलब कैंसर को ही खत्म करते चले जाते हैं। अगर हम वो ये पूरे सब्जियों पे रहें, इस पे रहे, फाइबरस फूड पे रहे, सेब पे रहे, तो ये खुद इसके अंदर वो चीज है जो कि कैंसर को डेवलप ही नहीं होने देगा। हमारे यहाँ ये जो बढ़ रहा है वो इसलिए कि हम लोग केमिकल की तरफ ज्यादा चले गए। मेडिसिन केमिकल, खाने केमिकल, खाद सारी केमिकल, तो हम लोग हर तरह से इनटेक केमिकल का ही लेते चले जा रहे थे, तो उतना ही नेचर से हटते चले जा रहे थे। तो ये सब केमिकल्स की कमी होती जा रही थी। इसीलिए पहले होता था कि भाई आदमी जो भी वो है वो एक्सरसाइज करना या कुछ, तो आदमी बुढ़ा नहीं होता था। आज सारी चीज प्रूफ हो गई है, वही जितना भी टेंशन है वो आदमी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बढ़ा देता है। जितनी टेंशन है उतनी जल्दी बुढ़ापा आता है, उतनी जल्दी आपके अंदर डेफिशिएंसी आती है। अगर आप नियमित टहलने लगे, घूमने लगे, तो ये फ्री रेडिकल्स आपके वो होंगे और उतना ही देर बुढ़ापा आएगा आपका। इसलिए आप देखिए नॉर्मली जो टहलने वाले होते हैं, मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं, उनको आप अगर 60 के भी है तो पता नहीं लगेगा कि वो 60 के। जब भी हम किसी हकीम का जिक्र हमारे सामने हो या हकीम का नाम आए तो लगता है कि वो बहुत दाढ़ी वाला बुजुर्ग सा आदमी है और सर हिलाता हुआ कुछ हमारी नब्ज देख रहा होगा। आप जैसे लोगों को तो देख के सोचा भी नहीं जा सकता कि आप इस प्रोफेशन में इतना स्मार्टली और इतना काबिल तरीके से आप हैंडल किए हुए हैं। क्यों लोग इस फील्ड में नहीं आ रहे हैं? एक्चुअली ये एक इसका बदकिस्मती समझिए कि पहले लोगों ने ये चाहा था कि भाई ये पद्धति हमारी यूनानी आयुर्वेदिक दोनों को आगे बढ़ोतरी मिले, तो उस जमाने में उन्होंने और ये भी कहा कि इनको इस पद्धति के साथ साथ मॉडर्न पद्धति की भी इनको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो उन्होंने डिग्री निकाली कि भाई इंटीग्रेटेड मेडिसिन की, कि भाई ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसमें आपको ये पद्धति प्लस आपको पूरी सर्जरी प्लस पूरी एलोपैथिक जितनी भी है वो आपको मिला के पढ़ाई जाए, ताकि आप दोनों को का कंपैरिजन करके कि भाई किससे हुआ है अब इसका ट्रीटमेंट करिए। बदकिस्मत ये हुई कि जितने भी वहां से निकले वो सब डॉक्टर बन गए बैकडोर से।
तो ना तो वो क्वालिफाइड है वो तो, और पद्धति ये वहीं की वहीं और गड्ढे में पहुंच गई कि इसके आने वाले कोई रहे ही नहीं, तो ये पीछे चलती चली गई। और इसमें ज्यादा लोग, हालांकि इतना अच्छा स्टेप उठाया था उन्होंने कि भाई इनको मॉडर्न वो भी मिल जाएगी, ओल्ड इनका भी मिल जाएगा, इस कंपैरिजन से बहुत अच्छा वो करेंगे। लेकिन अब वो क्या किया जाए, अब ये गवर्नमेंट ने नया स्टेप उठाया है कि भाई BUMS कर दिया कि भाई बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, भाई सर्जरी ले लो लेकिन तुम्हें मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। ऐसी BIMS के बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन थी जैसे BIMS है, बैचलर ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड सर्जरी, वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली कि भाई अब इनको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस पद्धति में ही नहीं जा रहे हैं, ये तो डॉक्टर बने जा रहे हैं। अभी डॉक्टर MBBS ही काफी है, तो ये डॉक्टर बन के और वो हो जाएगा जरा सा जी। तो दोस्तों, आयुर्वेद हमारे देश में बहुत पहले से था और मुगलिया ज़माने में यूनानी पद्धतियों पर इतना काम हुआ, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से यूनान कल्चर, यूनान की ये दवाइयाँ, यूनान की ये पद्धतियाँ हमारे देश में आई, तब से लगातार आज तक यूनानी पद्धति भी हमारे देश में उतनी ही तरीके से काम कर रही है जितना हमारा आयुर्वेद काम कर रहा था। बीच में एलोपैथ के आने से ये बात ठीक है कि हमको अपने इलाज बहुत जल्दी और बहुत कारगर तरीके से सफल होते नज़र आए, लेकिन उसके ड्रॉबैक भी हमें झेलने पड़े। नई नई बीमारियाँ, नए नए तौर तरीके भी उसके साथ हमारे संग चले और हम उनसे आज भी जूझ रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने खाने पीन के तरीक़ों से और जितना पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं उसके भी खामियाजे हमें भुगतने होंगे। हम अपनी सब्जियों से, हम अपने फलों से, हम अपनी दिनचर्याओं से अपने शरीर को निरोगी किस तरीके से रख सकते हैं, और हम अपनी आने वाली संतानों को, अपने ब्लड प्रेशर को, इन चीज़ों के माध्यम से, इस यूनानी पद्धति के माध्यम से किस तरीके से उसका सफल इलाज कर सकते हैं, आज खुर्शीद साहब ने हमको बताया। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हेल्थ एंड केयर आपका अपना कार्यक्रम है, इसमें आप किस तरह की बीमारियों के बारे में और किस तरह की थेरेपीज के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर लिखते रहा करें। आप अपने पत्र भेज सकते हैं इस पते पर, कार्यक्रम हेल्थ एंड केयर, विश्व मानव भवन 103 सिविल लाइन्स, हिंद सिनेमा के पीछे, बरेली। फ़ोन 9359111011। अगली बार हेल्थ एंड केयर में हम फिर एक नई चर्चा के साथ होंगे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए।